Hello and namaskar dear friends, a very warm welcome to Raw Classes. मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत and I am back with a packed episode lined up with some interesting news headlines and articles. Dear friends, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। जैसा कि मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिए, बिकॉज हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, इसके साथ जो है हमारी पर्सनल ग्रोथ उस पर हमारा अच्छा खासा फोकस रहता है एंड वी ट्राई टू अचीव अ न्यू थिंग एवरी डे। तो हम कोशिश करते हैं कैसे हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए, और इसी चीज़ को लेकर मैं आपसे हर रोज़ एक बेटरमेंट के लिए, एक बेटर पर्सन बनने के लिए आपके साथ रोज़ एक कोट शेयर करता हूँ। और आज का जो कोट है वो है कि व्हेन यू आर ओवर फैमिलियर विद पीपल वी फॉरगेट हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू अस एंड द करेक्ट वे टू बिहेव विद देम। लेकिन ये फ्रेंड्स, होता क्या है कई बार कि हम लोग किसी भी के साथ भी, चाहे हमारा दोस्त, करीबी दोस्त हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो या हमारे सिबलिंग्स हो, तो कई बार क्या होता है कि हमारे काफ़ी क्लोज होते हैं वो। तो जब वो इंसान हमारे क्लोज होता है तो हम ऑब्वियस सी बात उनके साथ जो कहते हैं ना कि ओवर फैमिलियर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आप मान लीजिए स्कूल में गए, तो उसके बाद में जब नए नए स्कूल में जाते हैं, आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो उस समय कुछ झिझक होती है बात करने में या ऐसा कुछ एक शर्माहट सी होती है। बट उसके बाद में जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, देन उसके बाद में आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो ऐसे ओवर फैमिली हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ हम मतलब अगर चाह के नहीं, बट इंटेंशनली नहीं, लेकिन अनइंटेंशनली कई बार ऐसी चीज़ें हमारे मुँह से निकल जाती है। कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है उनके प्रति जो उनके लिए सही नहीं होता है। क्या ना, मतलब ये कि कई बार हम जो बिहेव करते हैं, जो उनके प्रति हमारा बिहेवियर होता है, वो ओवर फ्रेंडलीनेस के कारण कई बार एक ऐसा बिहेवियर होता है जो शायद उनको पसंद ना आए। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि डियर फ्रेंड, जैसा कि अभी मॉडर्न डे के अंदर जैसे हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कहते हैं ना कि एक तरीके का फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंडशिप के कारण ही कई बार क्या होता है कि अब ये तो नहीं पता कितने लोग, बट कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ में एक ऊँची आवाज़ में जो बात करते हैं, उसके कारण में एक जो रिस्पेक्ट का जो एक पैमाना होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो यस, आप अपने फ्रेंड के साथ मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, बट आपके जो भी एल्डर हैं, आपसे जितने भी बड़े लोग हैं, तो उनके साथ में यू हैव टू मेंटेन अ रिलेशन ऑफ रिस्पेक्ट। आपको एक मेंटेन करना चाहिए रिस्पेक्ट का रिलेशन उनके साथ में, चाहे कितने ही ओवर फ्रेंडली हो, चाहे कितने भी, हाँ ये अच्छी बात है कि आप फ्रेंडली हैं विथ योर पेरेंट्स, बट एक लाइन होती है ना रिस्पेक्ट की, वो कभी पार नहीं करनी है। आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है उनको। एंड जब आप आजकल तो जैसे पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी फ्रेंडशिप के कारण कई केसेस सामने आते हैं जहाँ पे पता चलता है कि जो बच्चों का बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के प्रति वो सही नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें इस चीज़ को एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्या चीज़ उचित है क्या नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर हमें जो रेस्पेक्ट है अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने एल्डर के प्रति वो बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्रेंडली होना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। एंड डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। नाउ आज का जो सवाल है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक प्लेयर टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन जैवलिन थ्रो इवेंट एट द पैरालंपिक्स। ये तो आप सभी को पता है कि जैवलिन थ्रो के अंदर जो नीरज चोपड़ा साहब है हमारे भारत के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन ऐसे कौन से एथलीट है, पैरालंपियन जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सेम इवेंट, यानी कि जैवलिन थ्रो के अंदर उन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है। तो उन एथलीट का आपको मुझे नाम बताना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आंसर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। सिर्फ इन्हीं पैरालंपिक प्लेयर के बारे में नहीं, बाकी जितने भी पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, तो आप उन सभी प्लेयर्स के बारे में आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें, तो आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे ये जो पैरालंपियंस है ये भी हमारे देश का जो एक नाम है वो रोशन कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज के जो आर्टिकल्स हैं, आज है 5 अक्टूबर। आज का हमारा पहला आर्टिकल है रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर द साउथ एक्कोमोडेट फॉर द नॉर्थ। डियर फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आपको पता है असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इन सभी इलेक्शंस को लेकर, यानी कि उन इलेक्शन में लेकर जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी किसी भी नेता को कोई सीट अलोकेट की जाती है, वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट।
तो मान लीजिए किसी स्टेट की एक 8 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीट्स होती हैं, तो उन्हीं सीट्स का जो बंटवारा होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन किया जाता है। तो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे नॉर्दर्न स्टेट जो हाईली पॉपुलेटेड है वो उनको एक एडवांटेज है ओवर द सदर्न जो स्टेट्स हैं। कंपैरेटिवली उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बिकॉज दे हैव अचीव्ड और दे हैव कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन देयर स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये एज सच कुछ चीज़ें बताई गई है। इसके अंदर बताया गया कि कैसे आर्टिकल 81 के अंदर एक चीज़ है कि इक्वल साइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो कहते हैं ना कि इक्वल साइज की पॉपुलेशन होगी, जो सीट का बंटवारा होगा लोकसभा के अंदर वो एक इक्वल बेसिस पे होगा, यानी कि जिस सीट की यानी कि पॉपुलेशन जब इक्वल होगी तो उसी के हिसाब से एक लोकसभा की जो सीट है वो अलोकेट की जाएगी किसी भी स्टेट के अंदर। और जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है 2001 का, उसके अकॉर्डिंग 1971 सेंसस से लेकर 2026 तक जितनी भी सीट्स हैं उनको फ्रोज कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो सीट का बंटवारा होगा वो 1971 से लेकर 2026 तक जो सीट का अलोकेशन है उसको फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि जो 1971 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 2024 आ चुका है, मतलब आने ही वाला है कुछ महीनों में, देन उसके बाद 2026 भी आ जाएगा। तो अब ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर ऐसे कुछ रिफॉर्म्स की जहाँ पे हम जो सीट का बंटवारा है, यानी को जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो सीट्स होती है उनका अलोकेशन को चेंज करने की ज़रूरत आ पड़ी है। बताया गया है कि कैसे 1971 और 2011 के बीच का जो पीरियड है, तो पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न स्टेट इंक्रीज वाइल दैट ऑफ सदर्न स्टेट डिक्लाइंड। तो वो जो नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन है और सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन है, इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है फ्रॉम 1971 टू 2011। डिफरेंस एक बार मैं आपको दोबारा फर्स्ट आर्टिकल दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि जो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसको एक बेस मानकर और 2026 तक जो सीट्स का लोकेशन है इन द लोकसभा उसको फ्रीज कर दिया गया है। यानी अब चाहे कितनी भी पॉपुलेशन कहाँ कितनी भी बढ़े, हम जो सीट्स का लोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वो 1971 के बेसिस पे ही रहेगा। अब जब ये 2011 की जो या 2022 की जो जनगणना होनी बाकी थी या बाकी थी, तो उसके हिसाब से जो सीट लोकेशन है वो 2026 के बाद ही होगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया कि कैसे 1971 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई नॉर्दर्न स्टेट्स में, वाइल दैट सदर्न स्टेट्स एन इक्वल साइज कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स बेस्ड ऑन 2020 पॉपुलेशन प्रोजेक्ट्स, सदर्न स्टेट्स वुड लूज सीट्स एंड नॉर्दर्न स्टेट वुड गेन अ सीट्स। देखिए इसमें बताया गया है कि कैसे 2023 की जो पॉपुलेशन है, जो हम बात करते हैं ना कि इक्वल जो पॉपुलेशन के हिसाब से ही बांटी जाएगी सीटें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न स्टेट्स है तो उनको तो फ़ायदा है, बिकॉज उनमें जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो इन दिस वुड लीड टू 6.81% इन इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स एंड 4.24 डिक्लाइन फॉर सदर्न स्टेट्स। तो जो सीट्स है उनके अंदर बढ़ोतरी आएगी 6.81 की इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, बिकॉज उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वाइल 4.24 पॉइंट का डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा इन सदर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है अकॉर्डिंग टू 2023 सेंसस। जब सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग जो सीट लोकेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स। चैलेंजेस फॉर 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, क्लास 9th की जो NCERT है उसके अंदर साफ लिखा है कि एक पर्सन का जो एक वोट है वो इक्वल होता है एक वोट के, यानी कि एक पर्सन जो है वो एक वोट के बराबर है और हर वोट का जो अमाउंट है वो वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो वही चीज़ बताई गई है कि कैसे ये जो चीज़ है कि 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेशन या 1 पर्सन 1 वोट, ये कहीं ना कहीं एक गलत साबित होता नज़र आता है, बिकॉज जो पॉपुलेशन है उसके अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स। रियल मीनिंग ऑफ 1 पर्सन 1 वोट इज़ लॉस्ट इन दिस सिस्टम। वही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि कैसे 1 पर्सन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ नज़र आता है इस पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ जो है सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी रॉबस्ट काफ़ी अच्छा काम किया है टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है या सोशल चेंजेस है प्रमोटेड बाय लीडर्स, तो उनके कारण एक अचीव किया है उन पॉपुलेशन कंट्रोल।
और उसके साथ ही बताया गया कि कैसे रिड्यूसिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी स्टेट्स कुड डिसेंसिटाइज अदर स्टेट्स फ्रॉम परस्यूइंग पॉपुलेशन कंट्रोल एंड सोशल चेंजेस। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ बताई है ना कि कैसे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी स्टेट्स कुड डिसेंसिटाइज। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगती है कि जहाँ पे अगर आप एक स्टेप टूवर्ड जो है एक अच्छा कदम लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में फ़ायदा नहीं होता है, तो जो बाकी स्टेट्स हैं वो इस प्लान को या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पॉलिसी है इसको अपनाने में कहीं ना कहीं एक तरफ से किनारा कर लेते हैं, बिकॉज दे सी इट एज अ डिसएडवांटेज। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर लेते हैं उसके बाद भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता ही है। The freeze of seat distribution among states as of 1971 until population stabilizes in all states is suggested as a solution to this address। देखिए इसमें एक सॉल्यूशन ये बताया गया है कि कैसे जो 1971 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ या डिक्लाइन है उसको मद्देनज़र न रखते हुए हम इसको एक स्टेबलाइजेशन की तौर पे देखें, यानी कि जब तक जो पॉपुलेशन है दोनों ही एरियाज़ की या नॉर्दर्न की या साउदर्न की, तो जब तक इन दोनों एरियाज़ की जो पॉपुलेशन वो एक स्टेबलाइज नहीं हो जाती है, कंट्रोल में नहीं आ जाती है, तब तक हमें इस चीज़ को लेकर जो है एक फ्रीज कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? द फ्रीज ऑन द सीट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स एज ऑफ 1971 until population stabilizes in all states is suggested as solution। बताया गया कि 2023 का जो हम सेंसस करने वाले हैं या 2021 में जो होने वाला था उस सेंसस को अभी तक लागू ना करके हमें वेट करना चाहिए कि जब तक पॉपुलेशन जो है दोनों तरफ से एक स्टेबलाइज ना हो जाए, यानी कि कहीं कोई डिक्लाइन या कोई राइज देखने को ना मिले, एक स्टेबलाइज एक पॉपुलेशन हो जाए, तब तक हमें ये जो रूल है 1971 का इसे लागू रखना चाहिए एंड जो सीट्स है उनको फ्रीज मोड में रखना चाहिए। रोल ऑफ पॉपुलेशन इन फिजिकल ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, कोई भी जो टैक्स पेयर होता है या फिर जो सरकार का जो टैक्स दिया जाता है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है जब वो सेंट्रल स्टेट को टैक्स देती है तो वो ऐसा था कि पहले जैसे अब कहते हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर या फिर एक 5 ईयर प्लान बनाता है या एक फाइनेंशियल कमीशन होती है, वो उनका रिकमेंड करना है या उनका कहना है कि ईच स्टेट जो है वो जब यूनियन गवर्नमेंट को टैक्स देती है तो वो बेस्ड होना चाहिए पॉपुलेशन पे, और एक पर कैपिटा इनकम जो होती है एक क्रूशल फैक्टर से इन टैक्स की। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर कोई स्टेट अगर सेंटर को एक टैक्स दे रहा है तो वो बेस्ड होगा उस चीज़ पे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, प्लस उसके अंदर टैक्स जो है या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, उसके हिसाब से कोई भी टैक्स जो राज्य सरकार है वो टैक्स देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हिस्टोरिकल द वेट असाइन्ड टू पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हैज डिक्रीज्ड व्हाइल फेवर पर कैपिटा इनकम। अब हिस्टोरिकली जो एक आइडिया था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बताया गया है कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था, यानी जो अगर किसी और कोई राज्य सरकार को टैक्स देना है तो वो धीरे धीरे पॉपुलेशन से घटाकर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि पर कैपिटा इनकम क्या है। यानी कि अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा है, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम जो है यानी पर पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जो है टैक्स पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। However, the terms of reference to the 15th Finance Commission is shifted from using the 1917 population to using 2011 population. Disadvantages southern states had the previously been rewarded for population control। देखिए दोस्तों, अभी एक तो था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब बात आ जाती है एक फिजिकल ट्रांसफ़र की, यानी कि जो बताया गया है, यानी कि 1917 का पॉपुलेशन सेंसस था उसकी बजाय अगर 2011 का जो सेंसस अगर लें तो उसके अंदर जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको डिसएडवांटेज है, क्योंकि पॉपुलेशन डेफिनेटली उन्होंने कम करी है, दे हैव टेकन द स्टेप्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, बट उसके साथ साथ में पर कैपिटा इनकम जो है, क्योंकि वहाँ पे एक हम कहते हैं ना कि लिटरेसी रेट कहीं ज़्यादा है और उसके कारण जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है और उनकी पॉपुलेशन भी कम है। वही जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पे एज सच कोई रिफॉर्म्स नहीं है पॉपुलेशन को लेकर, इसलिए पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, पर कैपिटा इनकम भी वो इतनी खासा नहीं है, लेकिन फिर भी जो टैक्स देना पड़ता है वो एक मिनिमल अमाउंट में होता है, तो इसलिए एक डिसएडवांटेज बताया गया सदर्न स्टेट्स को लेकर। पर कैपिटा इनकम इज यूजुअली असाइन्ड मोर सिग्निफिकेंट वेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फेवरिंग नॉर्दर्न स्टेट्स। पर कैपिटा इनकम जो है वो उसको एक एडवांटेज या फिर एक सिग्निफिकेंट कहता है ना कि एक सिग्निफिकेंट वेट देगा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फेवरिंग द नॉर्दर्न स्टेट। तो नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो ही जाएगी,
तो इस वजह से एक जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो आइडिया है सदर्न स्टेट्स के अंदर, उसका कोई खासा असर हुआ नहीं है सदर्न स्टेट्स को। दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू गोइंग टू द सदर्न स्टेट्स एंड इंक्रीज फॉर द नॉर्दर्न स्टेट्स फ्रॉम 2000 टू 2005। तो यही बताया गया कि दोस्तों कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल जो एक फॉर्मूला अपनाया गया था सदर्न स्टेट्स के द्वारा, वो ना तो उनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन में कोई फ़ायदा दे रहा है, ना ही कोई टैक्स रेवेन्यू के अंदर या फिर फिस्कल ट्रांसफर में कोई अच्छा खासा फ़ायदा दे पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर सरकार का यही कहना है या इस आर्टिकल का यही कहना है कि कैसे अगर चीज़ों को इक्वलाइज जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कोई इक्वली जो कहता है ना कि बीच का रास्ता जो निकालने की ज़रूरत है, वो यही है कि अभी या तो सभी स्टेट्स को जो एक अपने तरफ से एक पॉपुलेशन कंट्रोल, और ऑब्वियस सी बात है कि इतना बर्डन जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंडिया को ज़रूरत है कि हम अपनाएं ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, इस फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा अगर वी हैव टू ग्रो एट फास्टर स्पीड। और ये जो डिसएडवांटेजेस है दोनों ही स्टेट्स को लेकर, चाहे नॉर्दर्न हो चाहे सदर्न स्टेट्स हो, तो इन दोनों ही डिसएडवांटेज को जो दूर करने की ज़रूरत है, एक स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। आर्ग्यूज ये आर्टिकल बताता है कि कैसे करंट पॉपुलेशन फिगर्स फॉर डिक्लाइनेशन एंड फिस्कल ट्रांसफर इज सीन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट सदर्न स्टेट्स फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स एंड एज अकोमोडेट फॉर हायर ग्रोथ इन द नॉर्दर्न। तो दोस्तों वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कैसे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक तरीके से बर्डन तो है ही, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो बर्डन तो है ही, लेकिन साथ साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे टैक्सेस का हो चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बीच में कहीं रोड़ा नज़र आता है। तो ज़रूरत है चीज़ों को और अच्छे से बैलेंस करने की दोनों स्टेट्स के बीच में, ताकि एक सेंस ऑफ इक्वलिटी जो है वो बनी रहे। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। आई होप को आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, तो एक आपको हर फील्ड के बारे में एक अलग जानकारी होती है। हम कभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कभी पॉलिटिकल रिलेटेड, कभी सोशल इश्यूज़ को लेकर हम आर्टिकल्स देखते हैं। तो इन सभी से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। आप चाहे स्कूल पे लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप एक वेल नॉलेजेबल या वेल नोन पर्सन होते हैं, तो अगर आपको जानकारी होती है हर फील्ड की, तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करता है एक डिसीजन मेकिंग में। ये अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको एक पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करने की तो ज़रूरत होती है। आप सिर्फ अकेडमिकली ग्रो करके आप एग्ज़ाम को जो है एक्सेल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है आपको कि आप अपनी पर्सनैलिटी वाइज भी हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विद दैट सेड फ्रेंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड आर्टिकल। आज का सेकंड आर्टिकल है कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस फोटो के बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कैसे एक जो चिमनी से धुआं निकल रहा है वो रूप ले रहा है एक स्कल का, या अपने एक डेंजर का साइन जो बनता है। तो कैसे एक जो कार्बन एमिशन है ये एक बिल्कुल डेंजर तो या खतरे का सिग्नल तो है ही हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बताया गया कि कैसे पॉली क्राइसिस जो है, पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि क्लाइमेट के जो मैनी क्राइसिस है, पॉली का मतलब होता है मैनी क्राइसिस जो होते हैं, यानी कि क्लाइमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। उनको बताया गया कि कैसे राइजिंग टेम्परेचर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम दीज इम्पैक्ट्स। तो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलें या कार्बन एमिशन बोलें, तो जितने भी ये पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, इनके द्वारा एक जो धरती को असर तो होता ही है। जैसे धरती का जो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में एक्सट्रीम इवेंट्स, कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बारिश रुक ही नहीं रही है। इसके साथ साथ में सोशल, इकोनॉमिक तो चीज़ें बदलती ही है। जब कहीं पे बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे वो भी सब एग्रीकल्चर नहीं होगा, जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिकली काफ़ी जो है चीज़ें अफेक्ट होने वाली हैं। तो ऐसे हर चीज़ जो है वो इस क्लाइमेट चेंज से या इस पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। इंटरकनेक्टेड सेक्टर्स इन इंडिया क्लाइमेट चेंज impacts several seemingly unrelated sectors including energy, infrastructure, health, migration and food production। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई अभी कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो हर सेक्टर के साथ एक इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि एनर्जी को रिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को हो गया, हेल्थ तो डेफिनेटली अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अभी सर्दियाँ आने वाली, तो जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि ग्रीन वॉर रूम जो है उसको 24/7 अप्लाई कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने टू चेक द पॉपुलेशन इन सिटी। तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, हर स्टेट के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो एक पॉल्यूशन है वो एक खासा कंसर्न बना हुआ है। तो उसको लेकर जो चीज़ें हैं कि माइग्रेशन को लेकर या फूड प्रोडक्शन को लेकर, तो मैंने आपको बताया कि कैसे अगर
सूखा पड़ेगा, तो सूखे का पड़ने के कारण जब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी तो फूड प्रोडक्शन कम होगा, उसी के साथ साथ इकोनॉमी ऑफ स्टेट की वो कहीं ना कहीं डगमगाई ही सी नज़र आती है। होलिस्टिक अप्रोच जो है अपनाने की ज़रूरत है डियर फ्रेंड्स। होलिस्टिक वो ज़रूरी है। कंसिडर द पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स व्हाइल एड्रेसिंग रेजिलियंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस कंसर्न। अब एक होलिस्टिक अप्रोच जो है डियर फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है ये अपना पोल्यूशन जो है या फिर कार्बन एमिशन जो है उसको चेक में नहीं रख रही। इसके कारण जो बहुत सारी क्राइसिस हैं वो आज के तारीख में जन्म ले चुके हैं इस धरती पे। तो बताया गया कि कैसे हर एक स्टेक होल्डर को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके एक रॉबस्ट जो है एक प्लान बनाया जा सकता है। चाहे रेजिलियंस हो, इक्वालिटी हो या जस्टिस कंसर्न हो। जस्टिस की जो बात आता है ना कि अगर कोई हाउस होल्ड है तो उसका कार्बन एमिशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्रीज, या फिर कोई 2 हाउस होल्ड है उनके अंदर भी एक डिफरेंस आ सकता है कि कैसे एक घर जो है ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, दूसरा घर जो है कम कार्बन एमिट कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर एक ज़रूरत है कि कैसे सभी चीज़ों को जो है एक साथ देखा जाए और इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है। नीड फॉर ए डीप ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ न्यू इकोनॉमी दैट इज एनवायरमेंटल सेंसिटिव। अब डियर फ्रेंड्स ये जो फैक्ट्रीज है डेफिनेटली ये इनकी ज़रूरत तो है ही, क्योंकि डेवलपिंग फेज़ में है हमारा कंट्री, हमारा इंडिया जो है वो भी एक डेवलपिंग फेज़ में है। तो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होगी, जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री ग्रो करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम जो पोल्यूशन है या कार्बन एमिशन है इसको अनचेक में रखें। इसको लाइमलाइट में रखना पड़ेगा, तभी जो ये पोल्यूशन हम कर रही है फैक्ट्रीज इनको इन चेक रखा जा सकता है। तो बताया गया कि कैसे एक न्यू इकोनॉमी को हमको डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम एक तरफ डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बताई गई है दैट अकाउंट्स फॉर कार्बन एफोर्स दैट ऑट ऑल लेवल्स ऑफ पॉलिश पॉपुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू नेशनल लेवल। एक ऐसे कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि अकाउंट करेगा, या फिर एक जो कहता है ना कि अकाउंट में लाएगा सभी चीज़ों को, यानी कि नोट डाउन करेगा कि कौन कितना कार्बन एमिट कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो या नेशनल लेवल पे हो। तो उन सभी का एक चेक में रखेगा कि कौन कितना पॉल्यूशन कर रहा है या कितना कार्बन एमिट कर रहा है। मेजरमेंट एट द फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप, बिकॉज व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी अकाउंटेड। एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब से एक कहता ना कि फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ NCA या नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ प्रपोज टू ट्रैक कार्बन बैलेंस शीट। तो एक बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कैसे हर फैक्ट्री जो है वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है एंड किस लेवल पे कर रही है, कितना हज़ार्डियस है उसके द्वारा एमिट किया गया है कार्बन एमिशन। तो पहले ही ऐसा नहीं है कि आज कर लेंगे या कल से शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप ज़रूरी है। अगर पहला स्टेप चूक गए तो फिर वो कहता है ना कि अकाउंटिंग में नहीं आएगा। जो चीज़ एक बार निकल गई फिर वो चीज़ उन खातों में नहीं आएगी या फिर उन बुक्स में नहीं आएगी जो पहले आ जानी चाहिए थी। तो ऐसे एक जो इक्वलिटी है वो बनी रहेगी। साथ में बताया गया कि कैसे कार्बन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कार्बन एमिशन पे एक टैक्स लगाने की बात बताई गई है। इन एविजन्स अ सिस्टम में इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन फाइल कार्बन टैक्स रिटर्न एज इनकम टैक्स। तो बताया गया कि कैसे इनकम टैक्स जो एक पे करता है इंसान, तो वैसे ही ज़रूरत है एक कार्बन टैक्स इम्प्लाई करने की, यानी कि जो जितना ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा उतना ही ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो कार्बन एमिशन है ये रुकेगा तो नहीं। डेफिनेटली बात है कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या कोई फैक्ट्री काम कर रही है तो कार्बन एमिशन तो होगा ही, लेकिन फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उस फैक्ट्री के या फिर उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो ऐसे कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो जो कार्बन एमिशन है उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी कम करने की उनको ज़रूरत लगेगी, क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ना उस समय पे। जब उनको टैक्स पे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली दे विल सी इनटू इट एंड देखेंगे कैसे इस कार्बन एमिशन को जो है थ्रू द टेक्नोलॉजी कम किया जा सकता है। तो ज़रूरत है जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग, वैसे ही एक कार्बन टैक्स रिटर्न भी जो है वो फाइल करें। रोल ऑफ नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, NCA aims to bring entire nation under one carbon accounting framework, and this is seen as a necessary paradigm shift to internalize carbon reducing goals। तो वही दोस्तों कि एक NCA की ज़रूरत है, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि एक पूरे देश को एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में लाके खड़ा कर देगा जहाँ पे
हर चीज़, या चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, हर चीज़ का जो कार्बन एमिशन है उसको चेक में रखा जाएगा, और जिसका ज़्यादा इतना कार्बन एमिशन होगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्सेशन इनेबल प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्सिंग पेनलाइजिंग लार्जर कार्बन एमिटर्स मोर देन एवरेज कंज्यूमर्स। वही जो जितना ज़्यादा मैंने आपको बताया कि कैसे जितना ज़्यादा पोल्यूशन आप क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? would allow for setting targets, making predictions about emissions reduction and tracking progress। अगर हम इसका फ्यूचर देखें एनसीए का, तो ये है कि एक टारगेट सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक साल के अंदर उन्होंने लेट्स से कि 50 kg कार्बन एमिट किया, तो अगले साल टारगेट रहेगा कि हम इसको 5% से 10% कम करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ में प्रेडिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि अगर हम ये टेक्नोलॉजीज़ अगर इंस्टॉल करेंगे हमारे फैक्ट्रीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं इतना % ज़रूर कम कर पाएंगे कार्बन एमिशन को। उसके साथ साथ में बताया गया कि ट्रैकिंग प्रोग्रेस, जो हर साल की एक ट्रैकिंग प्रोग्रेस है, मान लीजिए इस साल 50 kg एमिट किया तो अगले साल 45 करेंगे, फिर देन उसके बाद उसका 10% ऐसे धीरे धीरे जब कम करता रहेगा, तो डेफिनेटली हमारा जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या जीरो कार्बन एमिशन, इसको हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे एक दिन। इट कुड लीड टू अ नेशनल कार्बन बजट दैट रीशेप्स इकोनॉमी एंड इनकरेज इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। वहीं दूसरी तरफ बताया गया कि कैसे अगर इकोलॉजिकल या फिर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, तो वो टैक्स का जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम लेंगे सरकार या स्टेक होल्डर्स, ताकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो बिल्डअप की जा सके जिसके कारण जो फैक्ट्रीज के द्वारा धुआं निकल रहा है वो कम से कम एक हज़ार्डियस हो या कम से कम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। हमने देखा कि कैसे जो कार्बन के द्वारा टैक्स सरकार को देंगी, फैक्ट्रीज जो है या फिर स्टेक होल्डर्स जो है या फिर इंडस्ट्रीज के जो मालिक है, उन पैसों को यूज़ किया जाएगा टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कम करेगी कार्बन एमिशन को, या फिर कम से कम हार्मफुल होगी ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने में। तो इंडिपेंडेंट आपने देखा कि कैसे कार्बन का जो एमिशन है उसको लेकर भी एक रॉबस्ट चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है, कैसे हमें ज़रूरत है एक NCA की जो कि अकाउंट करेगा कि कैसे कार्बन जो है वो एमिट हो रहा है, कितने प्रोग्रेस से कम हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हेडलाइंस। आज के जो कुछ हेडलाइंस हैं कि किशोर जीना एंड नीरज टुक द टॉप 2 स्पॉट्स एट द थ्रिलिंग कंटेस्ट। इवेंट जैसा कि आपको पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं किशोर जीना जो है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल एट एशियन गेम्स इन द जेवलिन थ्रो इवेंट। और जो सेकंड हेडलाइंस है कि न्यू डिफेंस इंडिजीनियसाइजेशन लिस्ट हैज़ फ्यूचरिस्ट वेपन्स सिस्टम। जो हाल ही के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि जो नया डिफेंस इंडिजीनाइजेशन है उसके अंदर कुछ ऐसे वेपन्स या कुछ ऐसे ट्रक्स, हम जो कहते हैं ना कि बुलेट प्रूफ ट्रक्स है एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स है फॉर आर्मी पर्सनल्स, तो ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की बात बताई गई है कि जो नया इंडिजीनियस होगा या जो घर में जितने भी हम कहते हैं ना कि इंडिजीनियस या जो भारत में ही बने हैं, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज, ऐसे कुछ साइबर ट्रक्स हो गए या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड ऐसे कुछ वेपन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे। मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकीमोव, तो इन तीनों ने जीता है हाल ही के अंदर। इनको मिला है नोबल फॉर द केमिस्ट्री। इसी साल का 2023 का जो केमिस्ट्री में नोबल है इन तीनों को मिला है। इंडिया विल लुक टू रिक्रिएट द 2011 मैजिक। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। आपको बता दिए फ्रेंड्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ICC 50 ओवर्स का जो ODI वर्ल्ड कप है वो शुरू हो चुका है आज से। दैन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इस साल वी आर प्लेइंग इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीते 2011 या जो हमने जीता 2011 वर्ल्ड कप, वैसे इस साल भी कुछ मैजिक हो एंड हम लोग इस बार ज़रूर वर्ल्ड कप उठाएं। वी प्रे फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट टू द बॉयज़। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी। कैसे हमने देखा कि एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल था, वहीं एक जो था पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर था, या फिर जो थ्योरीज है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशंस है उन सभी को लेकर हमने बात करी। तो दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस एपिसोड को अपने उन सभी दोस्तों एंड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ में, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए अपना आंसर। दैट फ्रेंड्स, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।